हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में सेल और सेल ऑर्गेनेल के बारे में देखने वाले हैं। हम देखेंगे सेल के बारे में और फिर उसके बाद में सेल ऑर्गेनेल्स जो सेल के अंदर पाए जाते हैं उनके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम सेल का फिगर एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चारों तरफ जो लाइनिंग हमें देखने को मिल रही है ये सेल मेम्ब्रेन है और फिर इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं। और हमारा ये सेंटर में बड़ा सा ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है न्यूक्लियस। और ये पूरा ये जो पोर्शन है, लिक्विड वाला पोर्शन, जेली लाइक मटेरियल यहाँ पे फिल होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म। और फिर ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस यहाँ पे ये सब इसके पार्ट हैं न्यूक्लियस के, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, लाइसोसोम प्रेजेंट है। ये सभी चीज़ें सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं और हम इन सभी के बारे में आगे वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सेल के बारे में हम सबसे पहले डिस्कवरी देखेंगे, कौन सबसे पहले डिस्कवर किया था। इन 1665 रॉबर्ट हुक एग्जामिन्ड अ पीस ऑफ कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप। 1665 में एक वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने कॉर्क के एक टुकड़े को लिया और माइक्रोस्कोप के नीचे देखा एंड फाउंड हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। और उन्होंने माइक्रोस्कोप में क्या देखा, मधुमक्खी के छत्ते के आकार के कुछ उन्हें स्ट्रक्चर दिखाई दिए। ही गेव टर्म सेल, और उन्हें सेल शब्द दिया। रॉबर्ट हुक ने सेल शब्द दिया। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक इन 1676 फर्स्ट टाइम नोटिस अ फ्री लिविंग सेल। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1676 में सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया, जीवित कोशिका को डिस्कवर किया। और जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था वो नॉन लिविंग सेल था। द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज द सेल। जो हमारी बॉडी होती है उसमें स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट सेल होता है। द साइज ऑफ अ सेल कैन वेरी फ्रॉम अ मिनिमम ऑफ 6 माइक्रोमीटर टू अ मैक्सिमम ऑफ 80 माइक्रोमीटर। जो सेल का साइज है वो अलग अलग हो सकता है, वो बहुत छोटा, लगभग 6 माइक्रोमीटर तक छोटा भी हो सकता है और 80 माइक्रोमीटर तक बड़ा भी देखने को मिल सकता है। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल के स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। यूकैरियोटिक सेल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो क्या क्या देखने को मिलता है। ए सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। ए न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मशीनरी। न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो जेनेटिक मशीनरी को कंटेन करता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म एंड द ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। इसमें सेल मेम्ब्रेन में लिपिड का 2 लेयर हमें देखने को मिलता है। ये ऊपर वाला एक लिपिड का लेयर है और ये नीचे वाला लिपिड का लेयर है। यहाँ पे एक लेयर हो गया और ये दूसरा लेयर हो गया सेल मेम्ब्रेन में। लिपिड में एक एंड, लिपिड का जो बाई लेयर होता है उसमें अगर एक मॉलिक्यूल को देखें तो उसमें एक तरफ हाइड्रोफिलिक एंड होता है और जो टेल वाला एंड होता है वो हाइड्रोफोबिक एंड होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब लिक्विड लविंग, जो लिक्विड से लव करता हो, मतलब लिक्विड से उसे हेट ना हो, वो लिक्विड के साथ रह सकता हो। और जो टेल वाला पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, मतलब लिक्विड हेटिंग, वो लिक्विड के साथ में नहीं रह सकता है। और यहाँ पे हमें प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं और वो जो हैं इम्बेडेड हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर इम्बेडेड हैं। कुछ पेरिफेरी पे मतलब किनारे पे पाए जा रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं हमें, और कुछ पूरा इम्बेडेड हैं
सेल में लिपिड बाइलेयर में ये प्रोटीन जो है एम्बेडेड हैं। सेल मेम्ब्रेन इज अ प्रोटेक्टिव शीट दैट इन्वेलप्स द सेल बॉडी। सेल मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जो सेल बॉडी को चारों तरफ से कवर किए रहती है। इट सेपरेट्स द फ्लूइड आउटसाइड द सेल। ये जो सेल के बाहर फ्लूइड पाए जाते हैं उन्हें सेल से अलग करके रखता है, सेपरेट करके रखता है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर फ्लूइड पाए जा रहे हैं उन्हें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। एंड द फ्लूइड इनसाइड, और जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड पाए जा रहे हैं उन्हें इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। कंपोजिशन अब देखेंगे सेल मेम्ब्रेन का। तो प्रोटीन से बना होता है 55% प्रोटीन से, लिपिड 40%, कार्बोहाइड्रेट 5%। इन तीनों चीज प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से सेल मेम्ब्रेन बना होता है। स्ट्रक्चर व्हेन एग्जामिन्ड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेल मेम्ब्रेन इज सीन अबाउट 7.5 नैनोमीटर थिक। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो सेल मेम्ब्रेन जो है लगभग 7.5 नैनोमीटर थिक दिखाई देता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन आर एम्बेडेड इन लिपिड। ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड के डबल लेयर से बना होता है और जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो लिपिड बाइलेयर में धसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। साइटोप्लाज्म The cytoplasm is fluid present inside the cell and it is clear contain substances. साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड होता है जो जेली लाइक होता है और सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड इट इज क्लियर, और ये क्लियर होता है, कंटेन सब्सटेंसेस, इसमें कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जैसे प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, लिपिड, इलेक्ट्रोलाइट और सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, न्यूक्लियस। ये सभी सेल ऑर्गेनेल देखने को मिलते हैं सेल के अंदर। अब हम इन सभी के बारे में एक एक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोसोमल वेसाइकल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो ट्यूब्यूल्स से बना होता है और माइक्रोसोमल मतलब छोटे छोटे वेसाइकल्स से बना होता है। दीज स्ट्रक्चर फॉर्म एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, और ये स्ट्रक्चर जो हैं इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाते हैं। विच एक्ट एज द लिंक बिटवीन द ऑर्गेनेल्स एंड द सेल मेम्ब्रेन, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सभी ऑर्गेनेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है। एंड सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप के देखने को मिलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम अटैच टू आउटर सरफेस, दिस गिव रफ अपीयरेंस कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम जुड़ा होता है उसके आउटर सरफेस से और रफ अपीयरेंस होता है, रफ मतलब खुरदरा जैसा दिखाई देता है हमें, तो उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो मेनली प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, मतलब प्रोटीन वो बनाता है मेनली। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ appearance because without the attachment of ribosome, so called smooth endoplasmic reticulum। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम से नहीं जुड़ा हुआ होता है और वो स्मूथ हमें दिखाई देता है, इस वजह से हम उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्मूथ इज मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो मेनली लिपिड का सिंथेसिस करता है, मतलब लिपिड बनाता है। ये हमारा
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियस के आउटर लेयर से या फिर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। ये हमारा न्यूक्लियस है और हमारा ये सेल मेम्ब्रेन देखने को मिल रहा है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है न्यूक्लियस के आउटर लेयर से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ ये सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। और कहीं कहीं पे हमें कुछ स्ट्रक्चर जुड़े हुए देखने को मिल रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जब ये जो हमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये हैं राइबोसोम्स, और जब राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए होते हैं तो उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम नहीं जुड़ा हुआ होता है और वो उसका अपीयरेंस मतलब दिखने में स्मूथ दिखाई देता है, तो इस वजह से हम उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक वेसाइकल बना रहा है, मतलब एक पाउच बना रहा है, और ये पाउच आगे जा करके गोल्जी बॉडी बनाता है। गोल्जी एपरेटस। गोल्जी बॉडी प्रेजेंट इन ऑल सेल एक्सेप्ट आरबीसी। गोल्जी जो है, गोल्जी बॉडी वो सभी सेल में प्रेजेंट होता है केवल और केवल आरबीसी को छोड़ करके। consist of 5 to 8 flattened membranous sacs called cisternae। और ये 5 से 8 flattened membranous sac से बना होता है जिसे हम cisternae कहते हैं। Golgi body situated near the nucleus and has 2 end। ये न्यूक्लियस के पास में ही देखने को हमें मिलता है और इसमें 2 एंड 2 फेस या फिर एंड बोले देखने को मिलता है। एक होता है सिस फेस और दूसरा ट्रांस फेस। सिस इज फॉर्मिंग फेस, मतलब सिस वाला जो होता है वो फॉर्मिंग फेस होता है, मतलब एक तरफ से बन रहा होता है। और एंड ट्रांस इज मैच्योरिंग फेस, और जो ट्रांस वाला होता है दूसरे तरफ वाला एंड वो मैच्योरिंग, मतलब उधर वो मैच्योर हो चुका है, एक तरफ से बन रहा होता है और एक तरफ मैच्योर होकर के टूट रहा होता है। जैसे हम इसका फिगर देख लेते हैं, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और मैं इससे पहले फिगर में बता चुका हूँ कि उससे ट्रांजिशनल वेसाइकल बन रहा था। वही ट्रांजिशनल वेसाइकल जो है गोल्जी बॉडी को बनाता है। ये एक तरफ आता है, ये जुड़ जाता है इससे। ये वाला फेस जो है इस साइड का ये है सिस फेस और इस साइड वाला जो है ये है ट्रांस फेस। सिस वाले से इधर से ये जो है बन रहा है और एक तरफ मैच्योर होकर के टूट जा रहा है, तो इस 2 एंड हो गए इसमें, एक तरफ जो बन रहा है और एक तरफ जो मैच्योर होकर के टूट रहा है, तो इसे सिस फेस बोलते हैं और इसे ट्रांस फेस बोलते हैं। और फिर ये जो है यहाँ पे कुछ वेसाइकल्स बन रहे हैं और ये वेसाइकल्स में ये वेसाइकल जो इसमें बहुत सारी केमिकल्स वगैरह होती हैं और वो अगर बॉडी के बाहर नीड है तो सेल के बाहर नीड है तो उसे एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, और अगर सेल के अंदर ही नीड है तो ये वेसाइकल्स मिल करके लाइसोसोम बना देता है। लाइसोसोम, these are membranous bound vesicle structure formed by process of packaging of Golgi body। ये लाइसोसोम जो होते हैं वो मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं, एक सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं और एक वेसाइकल मतलब थैला जैसा होता है, एक वेसाइकल जैसा स्ट्रक्चर होता है। फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ गोल्जी बॉडी, और ये गोल्जी बॉडी के द्वारा बनते हैं। दे कंटेन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम एंड एक्टिव एट एसिडिक पीएच। इसमें लगभग सभी प्रकार के जितने भी टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं वो पाए जाते हैं और ये एसिडिक पीएच पे एक्टिव होता है। लाइसोसोम आल्सो कॉल्ड सुसाइडियल बैग, लाइसोसोम को सुसाइडियल बैग भी कहते हैं। दे अकर इन ऑल एनिमल सेल, ये सभी एनिमल सेल में पाया जाता है आरबीसी को छोड़ करके।
The enzyme are in purest form and able to digest most of biological substance। इसमें जो एंजाइम पाया जाता है वो प्योरेस्ट फॉर्म में, एकदम प्योर फॉर्म में होता है और वो लगभग जितने भी बायोलॉजिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं उन्हें डाइजेस्ट कर सकता है, उन्हें पचा सकता है। इफ दीज एंजाइम ब्रस्ट देन लिसिस ऑफ सेल। और अगर लाइसोसोम कहीं फट जाता है तो उसकी वजह से, उसमें जो एंजाइम है उसकी वजह से सारा सेल जो है उसका डाइजेशन हो जाता है या फिर लिसिस हो जाता है, टूट जाता है पूरा सेल। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, एक मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। एंड आर कॉल्ड पावर जनरेटिंग यूनिट ऑफ द सेल। और इसे पावर जनरेटिंग भी कहते हैं, पावर जनरेटिंग यूनिट ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी बनाता है। ईच माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। सभी माइटोकॉन्ड्रिया में हमें दो मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, एक आउटर और एक इनर मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। और जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं या फिर आउटर चैम्बर भी बोलते हैं। और इसके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन के जो अंदर स्पेस हमें देखने को मिलेगा उसे हम इनर चैम्बर बोलते हैं। इनर कंपार्टमेंट filled with dense homogeneous substance called मैट्रिक्स। और जो इनर कंपार्टमेंट होता है, इनर चैम्बर जो होता है वो डेंस होमोजेनस सब्सटेंस से भरा हुआ होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म नंबर ऑफ इनफोल्ड्स। और इनर मेम्ब्रेन में हमें फोल्डिंग देखने को मिलते हैं जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। एंड दिस इंक्रीज सरफेस एरिया। और इसकी वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और उसके थ्रू सेलुलर एनर्जी बनता है। किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनाता है, इस वजह से इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। मैट्रिक्स के अंदर हमें सिंगल सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है और कुछ आरएनए मॉलिक्यूल भी देखने को मिलते हैं और राइबोसोम भी देखने को मिलते हैं। 70S टाइप का राइबोसोम हमें देखने को मिलता है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। ये इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक इनर मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं या फिर आउटर चैम्बर बोलते हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस हमें देखने को मिलता है ये पूरा, इसे हम इनर चैम्बर बोलते हैं। और इनर चैम्बर में ही ये जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखते हैं ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें कुछ छोटे छोटे फोल्डिंग देखने को मिलते हैं। ये फोल्डिंग, इन फोल्डिंग्स को हम क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी। मैट्रिक्स के अंदर, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स के अंदर हमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है, कुछ आरएनए भी देखने को मिलते हैं और राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। अब अगर हम क्रिस्टी को, इसका जो ये क्रिस्टी है, अगर हम इसे मॉडिफाई और करके देखें और इसे बड़ा करके देखें तो इसमें हमें कुछ इस तरह से क्रिस्टी हमें दिखाई देता है।
क्रिस्टी के ऊपर हमें छोटे छोटे कुछ स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं जिन्हें हम ऑक्सीसोम कहते हैं। ऑक्सीसोम, ये ऑक्सीसोम का स्ट्रक्चर है। इस पोर्शन को हम बोलते हैं हेड, इस पोर्शन को नेक बोलते हैं और इस पोर्शन को हम बेस बोलते हैं। Ribosome are made up of RNA and protein, so also called ribonucleoprotein particle। राइबोसोम जो होता है वो आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, इस वजह से हम इसे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल भी कहते हैं। इन यूकैरियोट्स 80S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट। यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम प्रेजेंट होता है एंड इन प्रोकैरियोट्स 70S टाइप प्रेजेंट। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उनमें 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम आर इंजन यूज्ड बाय सेल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम एक इंजन की तरह काम करता है जो केवल और केवल प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, मतलब प्रोटीन बनाता है। टाइप्स ऑफ राइबोसोम, टाइप देखें, डिपेंड अपॉन सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट 2 टाइप। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट मतलब अवसादन गुणांक के बेस पर अगर हम देखें तो 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं, 80S टाइप एंड 70S टाइप। 80S टाइप कंसिस्ट ऑफ 60S एंड 40S सब यूनिट। जो 80S टाइप राइबोसोम होता है वो 2 सब यूनिट से बना होता है, 60S और 40S सब यूनिट से बना होता है, और ये दोनों सब यूनिट मैग्नीशियम आयन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। 70S टाइप कंसिस्ट ऑफ 50S एंड 30S सब यूनिट। 70S टाइप राइबोसोम भी 2 सब यूनिट से बना होता है, 50S और 30S सब यूनिट। आल्सो जॉइंट विद मैग्नीशियम आयन, ये भी मैग्नीशियम आयन के द्वारा जुड़ा होता है। ये है राइबोसोम का स्ट्रक्चर, ये है लार्ज सब यूनिट और ये है शॉर्ट सब यूनिट या फिर स्मॉल सब यूनिट। ये दोनों सब यूनिट जो है मैग्नीशियम आयन के द्वारा जुड़े होते हैं। साइटोस्केलेटन, द साइटोस्केलेटन ऑफ सेल इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क that gives shape, support and stability to the cell। साइटोस्केलेटन जो सेल के अंदर पाया जाता है वो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, बहुत ही घना स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है सेल के अंदर, जिसे हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी में बोन्स या फिर हड्डियां पाई जाती हैं जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करती हैं और शेप प्रोवाइड करती हैं हमारी बॉडी के लिए, वैसे ही सेल के अंदर साइटोस्केलेटन पाया जाता है जो सेल को शेप प्रोवाइड कराता है, सपोर्ट करता है सेल को और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है सेल को। इट इज आल्सो एसेंशियल इन सेलुलर मूवमेंट, और साइटोस्केलेटन जो है ये सेलुलर मूवमेंट में भी हेल्प करता है। साइटोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर प्रोटीन। साइटोस्केलेटन जो है 3 मेजर प्रोटीन से बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट से बना होता है। न्यूक्लियस, द सेल विद न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। जिस सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उन्हें हम यूकैरियोट्स कहते हैं, और जो सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है उसे हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। जनरली द न्यूक्लियस इज लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द सेल। जनरली जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, बीचों बीच में प्रेजेंट होता है जनरली। इट इज मोस्टली स्फेरिकल, ये मेनली गोलाकार हमें देखने को मिलता है। न्यूक्लियस जो होता है गोलाकार होता है। न्यूक्लियस इज कंट्रोल ऑल सेल एक्टिविटीज। न्यूक्लियस जो है सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, मतलब कि
किसी चीज को एक्सक्रीट करना है, बाहर निकालना है सेल को, किसी चीज को अंदर लेना है, किसी चीज को बनाना है, तो वो सारी चीजें न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस कंपोनेंट, हमें न्यूक्लियस में क्या क्या चीज देखने को मिलता है। सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म देखने को मिलता है और न्यूक्लियोलस देखने को मिलता है। अब हम तीनों के बारे में देखेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो होता है वो डबल लेयर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। एक डबल लेयर की मेम्ब्रेन जो होती है न्यूक्लियस को कवर किए होती है। इट इनक्लोजेज द फ्लूइड कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जो डबल लेयर का मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो फ्लूइड पाया जा रहा है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज पोरस, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पोरस होता है, मतलब इसके बीच बीच में पोर हमें देखने को मिलते हैं। एंड परमिएबल इन नेचर, परमिएबल मतलब इसके आर पार कोई चीज आ सके, अंदर आ सके और बाहर जा सके, तो उसे हम बोलते हैं परमिएबल। तो ये परमिएबल नेचर का होता है। ये है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले न्यूक्लियस में डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक लेयर और ये दूसरा लेयर, और इसके बीच में पोर देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे ये पोर प्रेजेंट है, ये पोर प्रेजेंट है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे सारे पोर प्रेजेंट होते हैं इसके मेम्ब्रेन में। और इसके बाहरी लेयर से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा हुआ है यहाँ सब चारों तरफ। अब इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और यहाँ पे ये न्यूक्लियर पोर देखने को मिल रहा है और इसमें हमें न्यूक्लियोलस भी देखने को मिलता है, और क्रोमैटिन रेटिकुलम भी प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। न्यूक्लियोप्लाज्म, it is a gel-like ground substance and contain large quantities of the genetic material। ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो जेल लाइक मटेरियल होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में? डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। द डीएनए इज मेड अप ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड, और ये जो डीएनए है वो क्रोमैटिन थ्रेड से बना होता है। डीएनए के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने का काम करती हैं, जीन को ट्रांसफर करती हैं। These chromatin thread become rod shape called chromosome। जब ये क्रोमैटिन थ्रेड जो है, ये क्रोमैटिन थ्रेड जब रॉड शेप में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन, और क्रोमोसोम कब बनता है? सेल डिवीजन से पहले जस्ट। न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलाई, वन और मोर न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट इन ईच न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक या उससे ज़्यादा न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं। द न्यूक्लियोलस कंटेन आरएनए एंड सम प्रोटीन। न्यूक्लियोलस में कुछ आरएनए और कुछ प्रोटीन देखने को मिलते हैं। द आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय क्रोमोसोम एंड स्टोर्ड इन द न्यूक्लियोलस। और जो ये आरएनए है स्टोर्ड है न्यूक्लियोलस के अंदर, वो क्रोमोसोम के द्वारा बनता है और वो न्यूक्लियोलस के अंदर आकर के स्टोर हो जाता है।